नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे NCERT 10th क्लास सामाजिक विज्ञान ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 कृषि। जैसा कि हम इसका पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 लाइन टू लाइन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरी NCERT व्याख्या सहित मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अब उसका पार्ट 2। जैसा कि सबसे पहले हम आज बात करेंगे चाय की, जिसे आप रोज़ाना पीते हैं। चाय की खेती रोपड़ कृषि का एक उदाहरण है। कभी कभी एक नंबर में आ जाता है कि चाय किस श्रेणी का उदाहरण है, तो ये रोपड़ कृषि में आता है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत लेके आए थे। आज अधिकतर बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय एक उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश से युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवां क्षेत्रों में बलीवंत पाया जाता है। चाय की झाड़ियाँ को उगाने के लिए एक वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछार इसकी कोमल पत्तियों के विकास के लिए सहायक होती हैं। किसके लिए? चाय के लिए। चाय एक श्रम सघन उद्योग है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संशोधित की जाती हैं। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में आसाम पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु, केरल हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। और सन 2015 में विश्व में चीन के बाद दूसरा उत्पादक देश हमारा भारत ही था चाय में। अब बात करते हैं हम कॉफ़ी की। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। कहाँ से? यमन से। और इस किस्म की कॉफ़ी की विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन की पहाड़ियों से हुई और आज भी खेती नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में की जाती है। क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक कॉफ़ी भारत में कहाँ होती है, तब आपका आंसर होगा कर्नाटक। अब हम बात करते हैं बागवानी फसलों की। सन 2015 में भारत विश्व में फलों और सब्जी उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार की फसलों का उत्पादक रहा है। भारतीय फलों जिनमें बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के आम, नागपुर की चेरापूंजी और मेघालय के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के अंगूर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी, अखरोट विश्व भर में इनकी आज मांग है। अब यहाँ हम देख सकते हैं जिस तरह से देखिए ये सब्जी की खेती की जा रही है, फल की खेती, अनार ना, मालबरी, अमरूद, इस तरह से मटर, बैगन की सब्जी यहाँ दिखाई गई है। ये बैगन की फसलें हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अखाद्य फसलों की। रबड़ भूमध्य रेखा क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उप क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता और 25 सेल्सियस डिग्री से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल होता है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय और गारो की पहाड़ियों में उगाया जाता है। कुछ आता है कि भारत में सबसे अधिक रबर कहाँ पैदा होती है, तो आपका तब आंसर आपका रहेगा केरल में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रेशेदार फसल की। कपास, जूट, सन, प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। इनमें से पहली 3 मिट्टी में फसलें उगाने से पर्याप्त होती हैं। चौथा रेशम के कीड़े से, कोकून से प्राप्त होती है। कौन सी? रेशम, प्राकृतिक रेशम जो होती है वो रेशम के कीड़े से प्राप्त होती है। सबसे पहले बात करते हैं कपास की। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। किसको? भारत को। और सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है। कभी कभी एक नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा स्थान रखता है कपास में भारत, तो 3rd स्थान है। दक्कन पठार के शुष्क भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए
प्रयुक्त माने जाते। तुम देखा होगा काली मिट्टी को कभी कभी कपासी मिट्टी कहते हैं इसलिए। और इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। ये खरीफ की फसल है और इसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये कपास के फूल जो लगे हो, कपास की खेती है, कृषि है। इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अब हम बात करते हैं जूट को। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, गोल्डन। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहाँ हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इसका प्रयोग बोरियां, जैसे आप इसमें देखते हैं, बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु, धागे और गलीचे और दूसरी दस्तकारी वस्तु बनाने में किया जाता है। इसकी उच्च लागत के कारण कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री, विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम हो रही है। इसकी अब हम बात करते हैं प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार क्या किए जा सकते हैं। जैसा कि पहले आप बताया गया है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु टेक्निकल या प्रौद्योगिकी संस्थान प्रवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि विकास अवरुद्ध हो जाता है और इसकी गति मंद हो जाती है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश में एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेतीबाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। 60% से भी आप यहाँ देख सकते हैं नई तकनीकी के आधार पर बनाया गया है। ये खेत में जुताई हो रही, बुआई हो रही है। अधिक लोग आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के बाद देश में संस्थागत सुधार के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता, जमींदारी आदि समाप्त करने की प्राथमिकता दी गई। कभी क्वेश्चन आ जाता है सरकार ने क्या सुधार किया, तो 1947 के बाद क्या किया गया, सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता, जमींदारी आदि प्रथा समाप्त को प्राथमिकता दी गई और प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। इसका भूमि पर पुश्तैनी अधिकतर अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी, इसकी चकबंदी करना भी अनिवार्य हो गया था। भूमि सुधार के कानून तो बने परंतु इसके लागू करने में ढील की गई और 1960 और 70 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की थी। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड जैसी कृषि सुधार के लिए रणनीतियां आरंभ की गई थीं, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। इसलिए 1980-99 दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया जो संस्थागत और तकनीकी सुधार पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग, बीमारी के लिए फसल बीमा योजना के प्रावधान, किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान कराने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना सम्मिलित थी ताकि किसानों का सही से विकास हो सके। किसानों को लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड, इसको हम बोलते हैं KCC, और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की उपलब्धता उपलब्ध कराई। अब हम यहाँ बात करेंगे वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। अगर हम यहाँ एक चैप्टर भी आपके यहाँ आएगा, इसमें पूरा चैप्टर ही है वैश्वीकरण, तो यहाँ जान लेते हैं वैश्वीकरण होता क्या है। अगर हम छोटे शब्दों में बात करें कि किसी भी वस्तु का वैश्विक लेवल पर विस्तृत हो जाना वैश्वीकरण कहलाता है। तो इस वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है, उपनिवेश काल में भी यह स्थिति मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए उस समय भी भारतीय, देख सकते हैं, और दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। आज हम बात करते हैं कि आज भी गर्म मसाले भारत के निर्यात के लिए वस्तुओं शामिल हैं। ब्रिटिश काल में व्यापारी अंग्रेज के कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए और भारतीय कपास को ब्रिटेन सूती वस्त्र कच्चे माल पर निर्यात किया गया। मैनचेस्टर, लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने वाली किस्म की कपास विविधता पर फली फूली। आपने 1917 में बिहार में चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा। इसकी शुरुआत इसलिए हुई कि इस क्षेत्र के किसानों पर नील की खेती करने के दबाव डाला गया था। नील ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल
था और ये किसान इसलिए भड़के क्योंकि उन्हें अपने उपभोग के लिए अनाज उगाने से मना कर दिया गया था। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट, मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भी भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ रही है, क्योंकि आज उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायक सामग्री दी जाती है या अधिक सहायता दी जाती है। आप देख सकते हैं ये सागौन का है, सागौन क्लोन का ऊतक संवर्धन तैयार किया जा रहा है यहाँ पे देशों में। आज भारतीय कृषि दौरे पर है। भारत की कृषि को सक्षम लाभदायक बनाना है तो सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देना होगा। हरित क्रांति ने लंबा चौड़ा वायदा किया, परंतु आज यह कई विवादों में घिरी है। यह आरोप लगाया जाता रहा है कि हरित क्रांति के दौरान रसायनों के अधिक प्रयोग, जलभृतों के सूखने और जैव विविधता विलुप्त होने के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। आज जीन क्रांति संकेत शब्द हैं जिनमें जेनेटिक इंजीनियरिंग सम्मिलित है। ये देख सकते हैं किस तरह से ये विकसित एवं विकासशील देशों में कीटनाशकों के भारी उपयोग से समस्याएं सामने आ रही हैं। तो वास्तव में कार्बनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन है, क्योंकि यह उर्वरकों तथा कीटनाशकों जैसे कारखानों से निर्मित रसायनों के बिना की जाती है, इसलिए पर्यावरण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ अर्थशास्त्री का एक मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोतों पर यदि खाद्यान्नों की खेती होती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। भारत में लगभग 83.3 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं और इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि आती है। भारतीय किसानों को सस्यावर्तन करना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। इससे आमदनी अधिक होगी और इसके साथ पर्यावरण निम्नीकरण में भी कमी आएगी। फलों, औषधीय पौधे, बायोडीजल फसलों, जट्रोफा, जोजोबा, फूलों आदि सब्जियों को उगाने के लिए चावल या गन्ने से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। भारत में जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमत फसलें उगाकर उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था आपका पार्ट 2। अगर आपको कहीं समझ में ना आया हो या कोई समस्या हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर कोई नई एडवाइस दे सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे इस चैप्टर क्वेश्चन आंसर। इस तरह से हम ज्योग्राफी के लगभग वो चैप्टर कर लेंगे जो बोर्ड के एग्जाम में इस बार पूछे जाने वाले हैं। चैप्टर 2 से छोड़ दिया गया है क्योंकि वो बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इससे शेयर करें और दोस्तों में इसको भेजें ताकि उनके पास भी सामग्री उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।